नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुंवर सिंह टेकाम जी हैं। धौनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस दौर के नेता हैं जब सेवा भाव के साथ लोग सियासत में आते थे। 2008 में पहला इलेक्शन लड़ा और अब चौथी बार के विधायक हैं। तो राजनीति के अनुभव क्या हैं, देश के समीकरण क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख, भारत की साख कितनी मजबूत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व में, और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर किस रफ्तार से दौड़ रहा है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधना न्यूज के प्रतिनिधि के नाते आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विधायक जी, सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि एक नेता के ऊपर भरोसा जनता का जब बना रहता है तभी ऐसी स्थिति बनती है कि हम 4 बार चुनावी मैदान में होते हैं और जीत कर आते हैं। वो मंत्र समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राजनीति में आने का प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी घोषित की है, तो उम्मीद बहुत सारे लोग लगाए हुए थे, सिलेक्टेड लोग आए। यानी नेतृत्व भी ऊपर से देखता है, लेकिन 24 घंटे जनता आपको देखती है कि आप क्या कर रहे हैं। 2008 का इलेक्शन लड़ा, कैसे सियासत में आए, वहां से साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। राजनीति एक लक्ष्य था कि हमें चुनाव लड़ना है, या फिर सेवा करते करते चुनावी मैदान में थे? ये बात सही है कि मैं एक आदिवासी विकास खंड कुसमी सीधी जिले में है, वहाँ से हमने पढ़ाई की, और फिर पढ़ने के लिए हम लोगों के यहाँ विद्यालय नहीं थी, तो हम वहाँ से 48 किलोमीटर दूर हायर सेकेंडरी की एक कॉलेज करने के लिए जिला मुख्यालय सीधी में गए। उसके बाद हमने बुल इंडिया में नौकरी कर ली। लेकिन मेरी शुरुआत क्या है कि हमारे यहाँ सन 1972 में मेरे बड़े भाई साहब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के उम्मीदवार थे, तो हम लोग जनसंघ के लोगों का घर में आना जाना होता था, तो से परिचित थे। जनसंघ के बारे में जो बुनियादी जो उनकी नीतियां थी वो मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर हम लोग वहीं से भैया चुनाव नहीं लड़े, फिर वो शिक्षक बन गए। लेकिन मैं जब पढ़ाई करने के बाद मैं जब कॉलेज में गया, तो वहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोगों का बहुत युवा टीम थी, तो युवा टीमों का समूह था, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी कल हमारे कॉलेज में भी। तो हम लोग वहाँ पर मिल करके लोगों का कि कैसे उनको आवास मिले, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और वहाँ पर आने जाने की सुविधा बस से तक नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो है हम लोग बस को लेने जाते थे, दबाव बनाते थे कि हमारे क्षेत्र होके आप गुजरो, तो उसको बस को जबरदस्ती प्रेशराइज करके लाते थे अपने एरिया से जयंत। उस समय से हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और हम लोगों का ऐसा कोई राजनीति में जाने का नहीं था, लेकिन हम लोग उस समय ट्रेड यूनियन, बहुत कर्मचारी संगठन था वहाँ पर, क्योंकि मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा थे, तो उनका कहीं न कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो हम लोग भारतीय मजदूर संघ के झंडे के नीचे जो है इनकी लड़ाइयाँ लड़ी। तो भारतीय मजदूर संघ से हम लोग काम शुरू किए। उस समय सेवा भाव ही था। फिर ऐसे चलते रहा। राजनीति से संपर्क में हमारा रहा कि हमारे जो हमको जो पढ़ाए थे स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी आज नहीं रहे, तो वो राजनीति में आए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, तो हम उनके संपर्क में थे, तो और ज़्यादा प्रगाढ़ता बढ़ती गई, क्योंकि मुझे पढ़ाए थे तो ज़्यादा वो प्यार करते थे। हो गया, इसी तरह से चलते रहा। बाद में हमारे स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी संगठन महामंत्री थे, तो उनके संपर्क में आया। तो जब भी उधर सिंगरौली तरफ जाया करते थे तो हमको बुला लेते थे कि आ जाओ, कहाँ हो। उन्हीं के साथ में रहे। फिर उन्होंने कहा तुम मीटिंग बैठक में भी आया करो। हो गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जुड़ाव हुआ। हम लोग समर्थक तो थे ही, उनके विचारधारा से प्रभावित थे।
फिर 2000 से हम ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आए। नेताओं से तो संपर्क था ही। 2003 में मुझे वो शायद प्रत्याशी बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ एक जनता दल के बहुत कद्दावर नेता थे, स्वर्गीय छत्रपति सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए तो उनको टिकट उन्होंने दे दिया। मुझे कहे कि तुम होपलेस नहीं होना, कहीं न कहीं हम लोग विचार करेंगे। मैंने कहा कि हम तो नौकरी करते हैं तो हमको ऐसा कोई वो है नहीं कि चुनाव लड़ना है। और रहे आए 2004 मैंने 2004 में उनसे बायोडाटा लिया और उन्होंने कहा हम कहीं न कहीं व्यवस्था करते हैं। मुझे कमीशन का मेंबर बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कमीशन का मेंबर मैं नहीं बनूंगा, मैं नौकरी कर रहा हूं, किसी दूसरे को बना दीजिए। अंततः मुझे अनुसूचित जनजाति आयोग का जो बाइफर्केशन किए माननीय अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो अनुसूचित जनजाति आयोग को गठन किया और उसका प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंप दिया। मुझे भी लगा कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ट्राइबल के क्षेत्र में काम करने का एक तो अवसर था, चुनौती भी थी, लेकिन मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और तब फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। मैंने पूरे देश में भ्रमण किया, ट्राइबल के समस्याओं को, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके विकास के काम के लिए जो पैसे आवंटित होते उसका सदुपयोग हो, इसका समीक्षा करने का और उसका क्रियान्वयन करने का सही हो रहा है कि नहीं, और इसके हम जांच भी करते थे और भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन भी देते थे कि इस तरह से काम करना चाहिए। हो गए, वहीं से दौर शुरू हुआ। 2007 हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ, किसी कारण से खाली हुआ, तो मुझे वहां से कहा गया कि तुम लोकसभा का चुनाव लड़ो। मैं कहा मैं अभी, क्योंकि मेरा पूरा फील्ड से परिचित नहीं हूं, इसलिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का आदेश था तो उस आदेश के तहत मैंने लोकसभा चुनाव हम लोग का उम्मीदवार हमको बनाए और 1500 वोटों से हम पराजित हो गए। अब मुझे लगा कि अब नौकरी ही चली गई, इधर हम आयोग के चेयरमैन भी थे और अब कुछ काम कर नहीं सकते। और तो मैंने कहा कि क्षेत्र में और कमी कहाँ रह गई। मैंने पूरा क्षेत्र का सघन भ्रमण किया, लोगों से संपर्क किया और 2008 के चुनाव में भारी बहुमत से हमको सेवा करने का अवसर दिया। और उस समय पर मेरा तीसरा नंबर था मध्य प्रदेश में मतों के असर। पहले शिवराज सिंह जी थे, दूसरे रमेश कंदोला थे, तीसरे नंबर में मेरा था 40,000 मतों से। और तब से काम शुरू हुआ। हमारे यहाँ मुझे सबसे बड़ी पीड़ा ये होती थी कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं थे, आने जाने के लिए सड़क नहीं था, बिजली तो था ही नहीं, अस्पताल के तो बात ही मत करिए, दूरसंचार की सुविधाएं थी ही नहीं। तो मैं जैसे आया तब से लगातार प्रयास करके, समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनसे मैं 2000 से ही मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित था और संपर्क में था। तो मैं बहुत सारे काम, सड़क के मामले में हमने बहुत काम किया क्षेत्र में। विद्यालय हमारे यहाँ आप जाएंगे तो ऐसा कोई 4-5 किलोमीटर में हाई स्कूल आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब जगह हाई स्कूल विद्यालय। एक विषय लेना चाहूंगा, जो आपने बीच में शब्द प्रयोग किया कि नेतृत्व ने कहा होपलेस नहीं होना है। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है, सफलता चाहिए लेकिन शॉर्टकट में नहीं। ये वास्तव में ये बहुत कम लोगों को ये चीज धैर्य बनाए रखना ये सबसे बड़ी पूंजी भी है और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रेरणा भी। और धैर्य के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। समय के साथ चलना भी सीखें और चुनौतियों के साथ मुकाबला भी करना सीखें। वो दौर कैसा लगा कि एक समय कहा होपलेस नहीं होना है 2003 से, लेकिन जब आपने उपचुनाव लड़ा तो हार का सामना भी करना पड़ा। फिर आप बीच में ये था कि अरे राजनीति में तो आ गए हैं लेकिन स्थिति ये कि टिकट मिला, चुनाव हार गए।
तो वहां क्या फीलिंग्स थी? और शायद इसी मोड़ पर आकर बहुत सारे लोग सेवा भूल जाते हैं और विशुद्ध रूप से कि राजनीति और एक उपलब्धि हमको मिलनी चाहिए, कुछ तो हो जाए। वहां मनोभाव क्या रहता है आदमी जब बड़े लंबे समय बाद अवसर मिला? अवसर भी ऐसा था कि बड़ी चुनौती थी, बड़ा क्षेत्र था और हार का भी सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ा उस समय पर विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। मुझे ये लगा कि मैं चुनाव क्यों हार गया। कहीं न कहीं कमी रहा। आयोग का चेयरमैन था, मैं अपने गृह जिला से ही हार गया। तो मैं पहले तो समीक्षा कर रहा था, सोच रहा था। फिर मैं कहा कि कहीं न कहीं मेरी जो कमी है उसको कैसे भरपाई करें। तो लोगों में संपर्क ही एक माध्यम है। लोगों का कुछ छोटा मोटा काम था तो उसको कार्यालयों तक ले जाना, उनको करवाना, और अपने क्षेत्र का जो बहुत पिछड़ापन था वो पीड़ा थी कि आज तक के जो सरकारें थी, जो भी जनप्रतिनिधि रहे अपने स्तर पे, उन्होंने किया होगा प्रयास, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम कहे कि यदि मनुष्य जन्म में पैदा लिए हैं और अपने क्षेत्र के लिए यदि कुछ ना कर पाए, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे हम नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, उसमें निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। और मैंने उसी को लगाकर जनसंपर्क को बढ़ाया, उसका अंततः परिणाम मिला। और इसलिए मैं इसको, सेवा को और विकास को, मैं इसको दो को प्राथमिकता में रखता हूं। केंद्र में कांग्रेस की सरकारें बड़े लंबे समय वो देखा है आपने, और आप भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हैं, तो बार बार ये बातें पुराने समय में आती थी। अब तो ये है कि बहुत लंबे समय से केंद्र में मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। विकास के मामले में जब हम लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं तो संघीय ढांचे में ऐसी परिस्थिति होनी नहीं चाहिए कि विधायक किसी दूसरे दल का है। अभी भी बहुत सारे विधायक कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं कि भाजपा सपोर्ट नहीं करती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हालात थे। लोकतंत्र के लिए कितनी चुनौती मानते हैं इसको कि एक प्रतिनिधि को चुना है, प्रतिनिधि को 5 साल बाद फिर चुनावी मैदान में जाना है, उसके लिए तो हर दिन कीमती है, हर दिन जवाबदेही है जनता के प्रति। तो ये जो सोच है, ये केवल सोच है, आरोप है या यथार्थ है कि विपक्ष का अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उसे सपोर्ट नहीं मिलता? ये देखिए, ये राजनीति को जो लोग कि हमको राजनीति को यदि सेवा का केंद्र नहीं माने, वो हम उसको अपनी सुख और सर्व के लिए यदि मानते हैं, तब उनका अलग सोच होता है। लेकिन जो राजनीति को एक सेवा का माध्यम, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति में है, शुरू से ही बताया गया है, और तो कर्म और मन वचन वाणी से वो है कि हम सेवा करेंगे, तो उस भाव से वो काम करते हैं। विपक्ष का तो केवल उनको क्या है, सत्ता सुख का साधन है। और भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि यहाँ ये सत्ता सुख का साधन नहीं बल्कि सेवा का साधन है, और ये मुझे बहुत प्रेरित किया, और मैं उसी सेवा भाव से आज तक निरंतर लगा हूँ। सेवा भाव से आप लगे हैं। 40 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना होता था, स्कूल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बस जबरदस्ती लानी होती थी क्षेत्र में। वो दौर और आज का दौर, कितना बदलाव क्षेत्र में हुआ एजुकेशन के मामले में? इस क्षेत्र में तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि पूरे देश का जो परिवर्तन हुआ, मैं अपने क्षेत्र का ही बात करूं या अपने जिले का बात करूं, तो बहुत बदलाव आया है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है, तब से क्षेत्र का विकास हो, लोगों के कल्याण का काम हो, लोगों में जागरूकता हो, ये बहुत तेजी से आया। और राष्ट्र के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो भी बहुत तेजी से उनमें पनपा है कि वो राष्ट्र प्रेम भी जागृत हुआ। पहले ऐसा भी था लेकिन कम था, क्योंकि हमारे देश के प्रति जितना निष्ठा होना चाहिए वो नहीं है। जैसे इजराइल में देश के प्रति लोग निष्ठावान हैं, हमारे देश में उसकी जागरूकता की कमी थी,
निष्ठावान तो थे ही, तभी भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसकी जो है, जो अंदर पनप रहा था, वो प्रकट नहीं हो रहा था। अब वो प्रकटीकरण हो रहा है, क्योंकि हम जो इस वातावरण को देखते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जब ऐसे काम हो रहे हैं, अटल जी के नेतृत्व में जो काम हुए, उससे लोगों को बहुत बल मिला है और वो उसके ओर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अब देश के भला के बारे में अब सोचने लगे। बिल्कुल, कम से कम लोग इतने जागरूक हुए हैं कि वो परिवार तक सीमित नहीं है, गांव के विषय में सोचते हैं, क्षेत्र के विषय में सोचते हैं, देश के विषय में सोचते हैं और एक सकारात्मक दिशा की तरफ जा रहे हैं। पर स्थिति तो ये भी निर्मित होती है कि हमारे कुछ बड़े नेता हैं, वो विदेश में जाके भारत की नीति, भारत की सरकार, इनके खिलाफ भी टिप्पणियां कर देते हैं। अब उनका क्या है कि वो जो राजतंत्र का जो उनके ऊपर पूरा उनके ऊपर बसा हुआ था कि हम इस देश के शासक हैं, और अब वो जो शासन से, जो सत्ता से बाहर हुए हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। और परेशान है तो सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ बोलेंगे, हमारे यहाँ बात कोई सुनी नहीं जाती है, तो हम यहाँ न करके हम दूसरे जगह पे जाके इस देश का बदनाम करने का वो है। और मैंने तो देखा जो कांग्रेस शासन का जो करने का, जो उनका शासन करने का जो तरीका था, वो बहुत उच्च कोटि का नहीं था। वो अपने सुख सुविधा के लिए वो काम करते थे और इस तरह से माहौल बनाए रहते थे। मैंने 2-3 चीज़ ऑब्जर्व किया। रायबरेली में गया, जहाँ से इंदिरा जी लड़ी, राजीव जी लड़े, अभी राहुल गांधी जी भी लड़े, लेकिन वहाँ पर मैं अपने विधानसभा की तुलना करूँ तो मेरी विधानसभा से वो पिछड़ा है। मैं वायनाड भी देखने गया था। वायनाड भी बहुत रिमोट एरिया है, बेल्लारी कर्नाटक का है, जहाँ चींटी का चटनी खाते हैं। वो ऐसे जगह को चुन करके चुनाव जीत के आते थे। यदि जहाँ से आपका चुनाव क्षेत्र है, यदि उसको आप विकसित बनाए होते तो ये क्यों नहीं उनके दिमाग में आया। वो तो जानते हैं कि हम इनको धन बल से, बाहुबल से, नशाखोरी से गुमराह करके वो मत अर्जित करते थे और सत्ता में बैठे रहने का उनका भेद है। बिल्कुल, सियासत का तो ट्रेंड ही ये था ना कि आदिवासी हो, मुस्लिम समुदाय हो, ये वोट का ध्रुवीकरण, वो भी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज एक समय था। क्या आपको लगता है कि आज बदलाव आ गया? क्योंकि चस्पा आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर होते हैं कि हम धर्म को आगे रख लेते हैं। देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है, मैं ये कहूँ कि जब हमारा सनातन संस्कृति था, जो उसका वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, वो इतना प्रबल था कि हमारा संयुक्त परिवार था। हम दूसरे समाज के लोगों का यदि गांव का है तो यदि बुजुर्ग है तो उसको काका बोलते थे। इस तरह के जो हमारा शादी विवाह होता था तो हम लोग एक दूसरे को बुलाते थे, मदद करते थे। और इनका जो है कांग्रेस का इस पर विश्वास कम था, क्योंकि उनका जो है कल्चर या जहाँ पले बढ़े वो पाश्चात्य संस्कृति से पढ़े हुए, इसलिए भारतीय संस्कृति से को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। और हमारी जो ये सनातन संस्कृति के कारण ही विश्व गुरु भारत था। कुछ कारणों में कमी आई हो गई कि उसमें हमारे देश में कई आक्रमण हुए, कई लोगों का शासन हुआ, लेकिन अंततः जो है भारत स्वतंत्र हुआ है। और भारत स्वतंत्र हुआ तो भी वही गति से चल रहा था, विकास की गति हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से ये सनातन संस्कृति को भी बल मिला, विकास को भी बल मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव होते हैं वो विकास को आगे रख करके चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस आज भी विकास की बात नहीं करती है, वो तो मैनेजमेंट की बात करती है कि हम मैनेज कर लेंगे, चुनाव को हम इधर से उधर से करके गुमराह करके लोगों को देखते हैं। आप आज भी चुनाव प्रचारों में देखते हैं, वो कभी विकास की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा भारत किस स्तर पे हमारा GDP बढ़ा, हमारा अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई। आप एक दौर था कि हमारे देश के खर्चे चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, ये हमारी जो है स्थिति थी। और आज इतनी स्थिति हमारी मजबूत हुई कि हम आज चौथे नंबर के हम लोग अर्थव्यवस्था में। और अमेरिका से मुकाबला करना एक छोटी बात नहीं है, ये मोदी जी से ही के नेतृत्व में ही संभव है। और इसीलिए जो नारा हम लोगों ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो यथार्थ हो रहा है।
आज देख रहे हैं कि जब हमारे देश पर टैरिफ का इतना बड़ा टैक्स का दबाव उन्होंने बढ़ाया, हमारे देश के पैसे से प्रधानमंत्री जी ने झुके नहीं, अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा। और यूएन काउंसिल में भी आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से भारत को कब का मिल जाना चाहिए स्थायी सदस्यता, लेकिन कांग्रेस के शासन ने कभी प्रयास नहीं किया। आज हमारा डिफेंस के क्षेत्र में इतना मजबूत है। अब विदेश के बारे में तो आप बोलेंगे जहां मोदी जा रहे हैं तो अमेरिका के, रूस हो, चाइना हो, उनकी बराबरी में मोदी जी ने लाके खड़ा कर दिया देश को। और जो उनका संकल्प है 2047 का कि हम विकसित भारत को विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि 2047 में 2040 तक में ही भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा। यहाँ इस वक्त हम दो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, एक वो टैरिफ का प्रेशर है, दूसरी तरफ हमारा अपना जो स्वदेशी उत्पाद है उसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों में शपथ भी दिला रही है कि स्थानीय उत्पाद जो है उसका ही उपयोग करें, स्वदेशी को आगे प्रमोट करने का प्रयास हो रहा है। हम आपके क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो ऐसी क्या संभावनाएं बनती हैं जो रोजगार को भी बढ़ाएं और आपके क्षेत्र का उत्पाद आपके क्षेत्र में ही बिक सके, उसका उपयोग हो सके? ये बात सही है कि ये स्वदेशी हमारा बहुत पुराना सनातन संस्कृति का ही है, ये मूल मंत्र, और उसको आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको और आगे बढ़ावा दे रही है। तो इससे दोनों चीजें, एक तो स्थानीय रोजगार भी मिलेगा और दूसरा हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, उद्योग नहीं है, यहाँ हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, सब बाहर जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से, इसमें मोदी जी ने भी कहा है कि हम स्व सहायता समूह को, अपने यहाँ के स्व सहायता समूह को, बहनों को हम पति बनाएंगे और उनके जो सरकार के जो योजनाएं हैं उसको अपने हाथों में लेकर के, हमारे यहाँ तो बहुत स्व सहायता समूह, 150 के स्व सहायता समूह बहनों ने काम शुरू किया है और आज वो 5,000 से 15,000 रुपए तक प्रति माह की उनकी आय भी है और घर का कामकाज भी करती हैं, बच्चों को देखरेख भी करती हैं और इस तरह से वो आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे विधानसभा में चमराडोल में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी गए थे, हाँ वो स्व सहायता समूहों से उन्होंने मिला भी और वहाँ का जो समूहों का जो काम को देख करके वो बहुत प्रभावित भी हुए और मुझे बुला करके भी उन्होंने प्रशंसा किया कि आपके यहाँ तो अच्छा काम हो रहा है। तो कई जगह का काम समूह कर रहे हैं, अभी जो महिलाएं हैं समूह बनाकर क्या उत्पादन कर रही हैं, किस तरह की एक्टिविटी है उनकी? देखिए हमारे यहाँ जो समूह के जो काम है उसमें दोना पत्तल का है, जैसे जो है वो काम करती हैं। हमारे यहाँ जैविक खाद बनाने का काम करती हैं, हमारे यहाँ साबुन बनाने का काम करती हैं, कपड़े धोने का पाउडर बनाने का काम करती हैं, अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं, अचार मुरब्बा बनाने का काम करती हैं, पापड़ बनाने का काम करती हैं, महुआ के लड्डू बनाने का काम करते हैं, महुआ कलेक्ट करके जो है उत्पाद बनाने का काम करते हैं। साथ साथ हम लोगों ने यूके गवर्नमेंट से हम लोगों ने टाई अप किया है कि अच्छे क्वालिटी का महुआ हम उनको देंगे और वो 110 रुपये किलो वो खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ नेट से के माध्यम से उसको कलेक्ट करके और उसको बेचते हैं, तो इससे भी बड़ी उनको आय का, जो पहले 30 रुपये केजी जो बेचते थे मार्केट में, आज वो 110 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो उससे भी उनकी रोजगार के साथ साथ उनका आय का साधन भी है। इस तरह से कई और जो है जो मिनरल्स हैं, हमारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको है चिरौंजी का है, चार का है, हर्रा है, बहेरा है, या जो औषधि जड़ी बूटी हैं उनको कलेक्ट करके वो मार्केट में बेचती हैं, उससे उनको भी आय का साधन है। तो रोजगार के अवसर भी क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनोपज ही एकमात्र ऐसा है कि स्वरोजगार से उसको जोड़ा जा सकता है। और ऐसा क्षेत्र बहुत चैलेंजिंग इसलिए होता है कि हम शहर में विकास के बहुत सारे आयाम स्थापित कर सकते हैं, रोजगार के संसाधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धौनी जो विधानसभा है वहां बड़ी इंडस्ट्री आना क्या आने वाले समय में मुमकिन है? ये हमारे साक्षात्कार का एक सवाल और
कि आखिर जो आपका क्षेत्र है, हम रोजगार वर्ष मना रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में लगता है आपको कोई स्कोप बनता है? हमारे यहाँ बड़े उद्योगों का तो मुझे बहुत दूर दूर तक अभी संभावना नहीं लगती है, लेकिन कुटीर उद्योगों का संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आवागमन का साधन जो है नहीं है, ट्रेन रूट है, लेकिन वो अभी और उसको विकसित होना, सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। हाँ, हमारे यहाँ जरूर ये कुटीर उद्योग का जो छोटे छोटे हैं इनका हो सकता है, क्योंकि बड़े उद्योग आएंगे तो वहाँ जो पढ़ाई लिखाई का, जो पढ़े लिखे लोग बाहर के आएंगे वहीं नौकरी करेंगे, लेकिन उनको काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का छोटे कुटीर उद्योग जैसे जाएं, कालीन का है बनाने का हो, मुर्गी फार्म का हो, पोल्ट्री फार्म का हो, इस तरह का, और ये छोटे छोटे जैसे हम अभी बताएं कि गौमूत्र वगैरह का जो ये बना रहे हैं, इसको बना करके जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए पूरे किसानों को उपलब्ध हो तो इससे कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो क्षेत्र में एमएसएमई के माध्यम से एक रास्ता बनता है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार मध्य प्रदेश में इस वक्त काम कर रही है तो वहां दृष्टि जाएगी। तो आज की इस खास बातचीत में इतना ही।